नमस्कार छात्राओं। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था वो फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जितने भी हमारे हिंदी के लेक्चर हुए हैं वो किस तरह से हुए, क्या क्या हुआ, फिर से रिपीट करती हूँ। मुझे आशा है कि आप व्याकरण जो विभाग है वो लगातार रोज प्रतिदिन उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपको करना ही चाहिए। मैंने जैसे बताया कि एक दिन में व्याकरण विभाग नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी देनी पड़ती है। हमने हिंदी के लेक्चर में क्या क्या देखा था। पहले तो हमने देखा था काल परिवर्तन देखा था। काल परिवर्तन के जो मुख्य उसके भेद थे, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, और उनके जो भेद थे सामान्य, अपूर्ण, अपूर्ण, जिस तरह से मैंने आपको हिंदी थी किस तरह से आपको पहचानने हैं वो काल परिवर्तन। और उसका जो एक मैंने एक तख्ता जिस तरह से होता है उस तरह जो हिंदी थी उसमें कि किस तरह से सामान्य वर्तमान को तो कैसे पहचानोगे, ये सब भी लेक्चर में मैंने बताया था, सिखाया था। उसके बाद हमने देखा था वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार जो रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से होते हैं। रचना की दृष्टि से तीन मुख्य प्रकार होते हैं, साधारण, सरल, मिश्र और संयुक्त। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से भी हमने देखा था। अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार होते हैं, विधानार्थी वाक्य, निषेधार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, विस्मयार्थी बोधक और संदेश सूचक वाक्य। तो ये जो प्रकार है कभी कभी आपको परीक्षा में 2-2 मार्क के लिए भी पूछते हैं कि अर्थ की दृष्टि से में से कौन से और कितने भेद होते हैं, इसके नाम बताओ। तो आपको नाम भी याद रखने होंगे। इसके अलावा मैंने सिखाया था कि किस तरह से आप उस वाक्य को पहचान सकते हो, पहचानोगे। ये हिंट के द्वारा, जैसे उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया था। वाक्य के प्रकार भी हमारे हो चुके थे। उसके बाद हमने अविकारी भी देखा था। अविकारी के जो प्रकार थे मुख्य, अविकारी जो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयार्थी बोधक अव्यय, ये भी मैंने सिखाया था। विथ एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में देखा था विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में मैंने एक छाता जो होता है, विज्ञापन जिस तरह से उसे मराठी में कहते हैं जाहिरात लेखन। जाहिरात विज्ञापन में मैंने छाते का जो विज्ञापन था वो किस तरह से होना चाहिए, विज्ञापन में विशेषताएं होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, आपकी अलंकारिक जो कुछ भी आपको वाक्य हो वो होना चाहिए। तो उसी प्रकार पता होना चाहिए, आपका संपर्क होना चाहिए विज्ञापन। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। विराम चिन्ह हम ले रहे थे। विराम चिन्ह में फिर से आज जो पहला था उसी से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, शुरुआत करने वाली हूँ। आज हम देखेंगे विराम चिन्ह, और उसके बाद एक बहुत बेसिक टॉपिक है जिसे कहते हैं वचन। वचन 2-2 मार्क के लिए आपको देखो, हिंदी में गद्याश आता है, गद्याश का जो परिचय आता है तो उसके नीचे 2-2 मार्क के लिए कहते हैं कि वचन दिए हुए शब्द का वचन बदलो। तो कुछ विद्यार्थी, जो कुछ छात्राएं होते हैं उन्हें अभी भी नहीं आता कि वचन कैसे बदलना चाहिए। तो आज मैं वही आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ कि पुल्लिंग है शब्द तो उसे स्त्रीलिंग, सॉरी, बहुवचन में अनेक वचन, बहुवचन को एक वचन में, एक वचन में बहुवचन में कैसे परिवर्तन करना है ये भी आज बताऊंगी। इसके बाद लिंग, जिस तरह से पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो उसके भी परिवर्तन आता है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग कैसे करते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग कैसे करते हैं, ये भी आज मैं सिखाने वाली हूँ। उसके बाद जो आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसके पीछे जो व्याकरण विभाग है जहाँ काल परिवर्तन है, वाक्य के भेद है, उसके ऊपर शब्द भेद नाम का एक आपको एक तख्ता जिस तरह से चार्ट होता है वो आपको दिखाई देता है। उसमें से मैंने अविकारी तो लिया था। जो विकारी है, इसमें विकारी में जो 4 प्रकार होते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये भी कभी कभी पूछते हैं कि संज्ञा कौन सी है, वाक्य में दिए हुए वाक्य में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, या कौन सा विशेषण है, कौन सा सर्वनाम है, ये भी आपको 2-2 मार्क के लिए आता है। तो वो भी मैं टेक्निक बताती हूँ किस तरह से आपको वो
ढूंढना चाहिए और किस तरह से वो संज्ञा कहलाता है और विशेषण कहलाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले विराम चिन्ह के साथ। विराम चिन्ह जिस तरह से मैंने मराठी में भी सिखाया था वही सेम हिंदी में भी आता है, लेकिन उसके नाम थोड़े से अलग होते हैं और चिन्ह थोड़ा सा अलग होता है। जिस तरह से विराम, विराम मतलब हम कहानी पढ़ते हैं या एक जो भी कुछ पाठ है वो पढ़ते हैं, या हमारे पास जो पेपर आता है, वृत्तपत्र आता है, उस अखबार आता है, उसमें हम कुछ भी लेख को पढ़ते हैं तो उसमें जो चिन्ह का इस्तेमाल किया होता है वो इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, मतलब इसका महत्व क्या है। तो यही विराम चिन्ह है। विराम मतलब पढ़ते समय हम जहाँ रुकते हैं, मतलब कहाँ रुकना चाहिए कहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये सब हमें विराम चिन्ह के द्वारा पता चलता है। सो विराम चिन्ह किस तरह कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल उसका करते हैं, ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। सो लास्ट लेक्चर में मुझे याद है मैंने 3 विराम चिन्ह लिए थे, वो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। जिस तरह से पहला था हमारा पूर्ण विराम, बराबर। सो नाम या प्रकार आप लिख सकते हो, उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगी किस तरह से, और इस्तेमाल किस तरह से होता है वे भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, पहला था पूर्ण विराम। जिस तरह से मराठी में पूर्ण विराम इस प्रकार का होता है, जैसे आप कहते हैं डॉट कहते हैं, लेकिन हिंदी में दंडा होता है। वाक्य के अंत में जो भी कुछ वाक्य हो, वो वाक्य अगर पूरा हो तो उसके अंत में ये चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं पूर्ण विराम। हिंदी में तो डॉट डॉट होता है, हिंदी में दंडा होता है। तो उदाहरण जिस तरह से मेरा नाम राकेश, ठीक है। तो मेरा वाक्य पूर्ण हुआ है और ये मैंने दंडा दिया। देखो आप कभी भी आपकी वाक्य रचना बनाते हो, वाक्य बनाते हो, तो भी विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। जिस तरह से वाक्य पूरा हो तो उसके बाद पूर्ण विराम देना ही देना चाहिए। दूसरा प्रकार हमने देखा था अल्प विराम। अल्प विराम मतलब इसे मराठी में कहते हैं स्वल्प विराम, चिन्ह सेम ही है, स्वल्प विराम। जिस तरह से मैंने मराठी में बताया था की एकाच जातीचे शब्द आले की हा स्वल्प विरामचा वापर केला जातो, इसे हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, स्कूल के जो सर होते हैं या मैम होती है वो हमें कुछ ओरली बताते हैं, तो ओरली बताते समय वो चिन्ह भी कहते हैं कि अल्प विराम दे दो, पूर्ण विराम दे दो। तो आपको याद होना चाहिए कि अल्प विराम मतलब ही इसे कहा जाता है स्वल्प विराम मराठी में। सो अल्प विराम मतलब इसका इस्तेमाल एक ही प्रकार के जो शब्द आते हैं ना, जैसे फूल, फूल के रंग के, एक ही प्रकार के लड़के के लड़कियों के नाम एक ही प्रकार के आते हैं, एक ही जाति के नामों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये अल्प विराम का इस्तेमाल, ये चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और एक इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से वाक्य पढ़ते समय हम रुकते हैं ना, तभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने फिर से मैं कहती हूँ कि वाक्य पढ़ते समय हम रुकते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिस तरह से मराठी में भी इस्तेमाल उपयोग जैसे होता मराठी में एकाच जातीचे शब्द आला, उसी प्रकार हिंदी में भी होता है कि एक ही प्रकार के शब्द आने के बाद उसका इस्तेमाल होता है। तो एक उदाहरण देती हूँ आपको। विद्यालय में पूजा, नीला, अबोली, नाम की लड़कियां थी। तो एक ही प्रकार के जो लड़कियों के नाम थे, तो वो उसके बाद मैंने क्या किया है, इस चिन्ह का उपयोग किया है। पढ़ते समय भी हम रुकते हैं तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
सो ये दो वीडियो पॉज करके ये दो उनको बाद में आगे वाले बता दूँ। ठीक है, इसके बाद आता है अर्धविराम। अर्धविराम सॉरी, अर्धविराम मराठी की तरह ही चिन्ह उसका चिन्ह रहता है, कुछ अलग नहीं होता, खाली पूर्ण विराम ही थोड़ा सा अलग है, डंडा देते हैं हिंदी में। सो अर्धविराम तीसरा है अर्धविराम। अर्धविराम डॉट और नीचे आता है अल्पविराम। सो अर्धविराम का उपयोग होता है कि वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वाक्य पढ़ते समय हम अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम जहां रुकते हैं वहां अर्धविराम का उपयोग होता है, इसका वापर किया जाता है। जिस तरह से एक उदाहरण देती हूँ। अच्छा, अच्छा है तुम भी साथ चलो 1 से 2 बजे। ये उदाहरण है, वाक्य पूर्ण हुआ इसलिए मैंने पूर्ण विराम दिया। अच्छा है तुम भी साथ चलो, वाक्य पढ़ते समय हम चलो इस शब्द पर रुकते हैं। सो अर्धविराम का उपयोग क्या होता है, वाक्य पढ़ते समय जब जिस शब्द के बाद हम रुकते हैं तो वहाँ अर्धविराम दिया जाता है। तो अर्धविराम में यहाँ देखती हूँ। सो पूर्ण विराम से कम हम जहाँ रुकते हैं वहाँ अर्धविराम का वापर किया जाता है। चौथा है प्रश्न चिन्ह, या फिर इसे कहा जाता है प्रश्नार्थक चिन्ह। दोनों भी सही होता है, प्रश्न चिन्ह या प्रश्नार्थक चिन्ह। प्रश्नार्थक ही देती हूँ। ये तो आपको आता ही है प्रश्न, जहाँ प्रश्न पूछने के बाद इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। सो तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, या फिर तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा कुछ होता है। इसके बाद पांचवा जो आता है विस्मयदिबोधक चिन्ह। देखो विस्मयदिबोधक का बहुत सारी प्रकार विस्मयदिबोधक के हमने किए थे। जिस तरह से वाक्य के भेद में अर्थ की दृष्टि में से भी इसका उल्लेख हुआ था। इसके बाद अभिकारी मैंने सिखाया था, उसमें जो लास्ट का अंत का था प्रकार वो भी इसी ही चिन्ह का था। तो विस्मयदिबोधक जिसे आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी और मराठी में
उद्गारवाचक चिन्ह या उद्गार चिन्ह कहलाते हैं। ये चिन्ह का इस्तेमाल कब करते हैं? इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं मन की जो भी कुछ भावना हो, या हर्ष की भावना हो, शोक की भावना हो, आश्चर्य की भावना हो, या हम किसी को छेड़छाड़ करते हैं उसी प्रकार की भावना हो। छेड़छाड़ मतलब तिरस्कार जो बोलते हैं ना, घृणा, उसी प्रकार के जिसे घृणा बोला जाता है। तो घृणा करते हो, तो घृणा करने के घृणा करते समय हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो किसी की प्रशंसा करनी हो तो भी इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपको उदाहरण देती हूँ, वह सुंदर फूल खिले हैं। तो इसमें वाह जो है ना, इस चिन्ह वाह के पहले ये जो वाह चिन्ह आया, ये एक खुशी की भावना है, और खुशी की भावना के साथ ये वहाँ शब्द का इस्तेमाल किया है। सो मन की भावना व्यक्त करते हैं तब हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। सो आप ये लिखो, इसके बाद आगे के बताते, आगे के चिन्ह जो भी है वो बताते। विस्मयादिबोधक चिन्हों को उद्गार चिन्ह भी कहा जाता है। कभी कभी आपको परीक्षा में उद्गार चिन्ह लिखो ऐसा भी प्रश्न पूछे जाए तो उद्गार चिन्ह हो या विस्मयादिबोधक चिन्ह एक ही होता है, इस तरह का। ठीक है, इसके बाद अवतरण चिन्ह हमने देखा था। अवतरण चिन्ह में दो प्रकार आते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। जिस तरह से मराठी में उसे एकेरी अवतरण चिन्ह आणि दुहेरी अवतरण चिन्ह बोललं जातं। सो इसका छठा प्रकार है अवतरण चिन्ह। सो अवतरण चिन्ह में से पहला प्रकार मैं देती हूँ इकहरा अवतरण चिन्ह, और दूसरा प्रकार है दोहरा अवतरण। देखो, इकहरा अवतरण चिन्ह का एक ये इस्तेमाल किया है। तो इकहरा अवतरण चिन्ह इस प्रकार का होता है, और दुहरा और दोहरा भी कहा जाता है इसे। और जो इकहरा अवतरण चिन्ह है इस तरह का होता है, दोहरा अवतरण चिन्ह में इसी प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ ज्यादा होता है और यहाँ भी ज्यादा होता है। अल्पविराम इस तरह से हम लिख रहे हैं, उल्टा अल्पविराम होता है और ये सीधा होता है। इकहरा में एक ही होता है, दोहरे में दो जोड़िए का होता है। सो इकहरा अवतरण चिन्ह जिस तरह से मराठी में मैंने कहा था कि जिस वाक्य पढ़ते समय
में या वाक्य में जो भी कुछ मुख्य शब्द हो, उस शब्द के ऊपर इखरा अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से उदाहरण द्वारा बताती हूँ, उदय शंकर जी ने नृत्यशाला बनाई थी। सो इस वाक्य में उदय शंकर जी ने क्या बनाई थी? तो नृत्यशाला। सो ये नृत्यशाला शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से डेफिनेशन वगैरह होते हैं, मैंने बताया आपको साइंस में वगैरह सर देते हैं, तो उसमें भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वाक्य में जो भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द हो, उस महत्वपूर्ण शब्द को इखरा अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। दोहरा अवतरण चिन्ह मतलब जो भी कुछ वाक्य आदमी बोलता है, उसके मुंह से जो भी कुछ वाक्य निकलता है, ये दोहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा या दोहरा दोनों भी चलता है, चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से 21 रुपए अम्मा खान ने बोला। देखो अभी इस वाक्य में मैंने यहाँ भी पूर्ण विराम दिया है। यहाँ पूर्ण विराम देने का मतलब जो भी कुछ खान बोलता है, वो खान का जो भी कुछ वाक्य है, ये पूरा इसमें हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पूर्ण विराम दिया है। और खान ने जो भी कुछ वाक्य बोला है, इसलिए ये दोहरा अवतरण चिन्ह के साथ जोड़ा हुआ है। फिर से कहती हूँ कि जो भी कुछ हम वाक्य बोलते हैं, दूसरे के मुंह से सुनते हैं, तो वो सुना हुआ वाक्य दोहरा अवतरण चिन्ह के साथ दिखाई देता है। सो खान ने कुछ भी क्या बोला है, जिस तरह से 21 रुपए आना, वो दोहरा अवतरण चिन्ह में दिखाया है। क्यों? क्योंकि उसने जो भी कथन किया है, ये वाक्य यहाँ 21 रुपए आना, इस कथन किया वाक्य को भी इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इखरा अवतरण चिन्ह, मराठी में एकेरी अवतरण चिन्ह कहा, जिस तरह से वाक्य में दिया हुआ कुछ भी वाक्य हो, उस वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द हो, उसके ऊपर इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और दोहरा अवतरण चिन्ह में जो भी कुछ वाक्य कथन किया हो दूसरे ने कथन किया वाक्य, ये दोहरा अवतरण चिन्ह के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देखो, अवतरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं, इखरा और दोहरा। ठीक है, इसके बाद जो आता है ये छठा योजक चिन्ह। जहाँ आता है योजक चिन्ह, ये भी हिंदी में आता है योजक चिन्ह, मराठी में भी आता है। योजक चिन्ह, सातवां जो है योजक चिन्ह, ये छोटा ही डैश होता है। योजक चिन्ह देखो, हम
जो जोड़ के आते हैं, जिस तरह से नो, 3 4 या फिर आजकल, सुडू, तो उसी प्रकार के जो शब्द आते हैं जो वाक्य में जोड़ते हैं, सो ये योजक चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। सो योजक चिन्ह मतलब छोटे वाक्य में जो छोटे छोटे शब्द हो उन्हें जोड़ने का काम ये योजक चिन्ह करता है। जिस तरह से उदाहरण, भीतर से 9 योजक चिन्ह दिया है, 9-10 वर्ष का लड़का बाहर आया। सो ये जो 9-10 है, ये इसमें जो चिन्ह का इस्तेमाल किया है, ये जो है ये कहा जाता है योजक चिन्ह के। जैसे आजकल, 3 4 इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसके बाद आता है कोष्टक चिन्ह। ये कोष्टक चिन्ह भी कभी कभी पूछते हैं हिंदी में। कोष्टक चिन्ह म्हणजे जरा तुम्ही हिंदी ह्याच्यामध्ये ब्रॅकेट असं म्हटलं जातं। सो कोष्टक चिन्ह इसी प्रकार के होते हैं जो मे बी मैथ्स में यूज किया जाता है। इसका मैथ्स में हो या फिर संभाषण हो, भाषण हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है। तो कोष्टक चिन्ह में अंक मतलब मैथ में जो होते हैं ना अंक दिखाने के लिए, या फिर इसे कहा जाता है क्रमसूचक अंकों के लिए कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 1 2 3, तो ये कोष्टक चिन्ह। और इसके बीच में मैंने दिया है अल्पविराम, क्यों? क्योंकि एक ही जात के नंबर है, नंबर ही सब है। इसके बाद मराठी में देखो ना आते हैं क ख ग, उसमें भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोष्टक चिन्ह भी कभी कभी पूछते हैं। और लास्ट का जो है वो उन्होंने दिया है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है। और जो भी कुछ वाक्य जिसने बोला है उसके पहले इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा था तुम मुझे दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। सो नेताजी ने जो भी कुछ वाक्य कहा है उसके पहले ये कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल किया, निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। सो ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, और कुछ भी वाक्य हो जिसने भी बोला है उसके पहले इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ठीक है। तो विराम चिन्ह हमने 7 8 9 प्रकार के देखे थे इसमें। तो विराम चिन्ह पहले हमने देखा था पूर्ण विराम, उसके बाद हमने देखा था अल्प विराम, तीसरा था अर्ध विराम, चौथा था
प्रश्नार्थक चिन्ह, पांचवा विस्मयादि बोधक था, छठा था इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। उसके बाद देखा योजक चिन्ह, उसके बाद देखा कोष्टक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। सो ये सभी प्रकार के चिन्ह को आपको 2 मार्क के लिए आते हैं कि दिए हुए चिन्ह के नाम लिखो या फिर उसकी जोड़ियां लगाओ, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और कभी कभी वाक्य दिया जाता है तो उसमें इस चिन्ह का इस्तेमाल, इन सभी चिन्ह जो उचित लगे उस चिन्ह का इस्तेमाल करो, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये विराम चिन्ह जिस तरह से आप अपना खुद का जो निबंध लिखते हो, खुद का जो लेख लिखते हो, खुद का जो स्वमत लिखते हो, अभिव्यक्ति लिखते हो, तो उस समय भी इस चिन्ह का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और किस तरह से इस्तेमाल इसका होता है ये मैंने ये लेक्चर में आपको बताया था। इसके बाद थोड़ा सा बेसिक आज लूंगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो विकारी के प्रकार है, विकारी के प्रकार ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इस सभी प्रकार ये जो हुआ है ना संज्ञा रिपीट वही आता है। सो संज्ञा के भी प्रकार होते हैं, सर्वनाम के भी होते हैं, विशेषण के भी होते हैं और क्रिया के भी होते हैं। सो आपको लगता है कि मैम इतना कॉमन क्यों लेती है? इसका कारण ये है कि 2-2 मार्क के लिए, जो जिस तरह से आपके गद्याश परिचय आते हैं ना, तो 2-2 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि दिए हुए वाक्य में से आपको संज्ञा लिखो, ये संज्ञा है क्या, सर्वनाम है क्या, दिए हुए वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम का इस्तेमाल किया है उनके नाम लिखो। सो ये 2-2 1-1 मार्क के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं बेसिक थोड़ा सा रिविजन आज लेने वाली हूँ। तो शब्द भेद, जिसे मराठी में कहा जाता है शब्दांची जाती, तो शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। सो अविकारी मैंने आपको सिखाया था, आप मुझे आशा है आप बहुत सारा प्रैक्टिस की और पढ़ाई करते हो। आज भी मैं आपको बताती हूँ, जो भी मैंने जितने भी टॉपिक लिए हैं व्याकरण विभाग के और रचना विभाग के, तो आपको डेली रोज प्रतिदिन एक तो ही प्रश्न कौन सा भी हो जो पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया हुआ हो या के पास जो भी क्वेश्चन पेपर हो, उसके साथ आपको रोज डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है और करना ही चाहिए, करनी पड़ेगी, तभी इस व्याकरण विभाग को आपको जो जितने भी अंक है वो आपको मिल सकते हैं। सो बेसिक आज लेने वाली हूँ शब्द भेद। देखो भेद, भेद माने प्रकार, टाइप। सो अलग नहीं है, जिस तरह से वाक्य भेद हमने देखे थे या फिर वर्तमान के भी भेद हमने देखे थे, तो वही प्रकार है शब्द भेद। बहुत ही साधारण या बेसिक उसके प्रकार है जो आज फिर से मैं रिपीट करने वाली हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, शब्द भेद, इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, विकारी, बराबर, और अविकारी। मैंने ये विकारी और अविकारी क्या होते हैं, क्यों इन्हें अविकारी विकारी कहा था, ये मैंने बताया था, फिर से बोलती हूँ, फिर से करती हूँ। जिस तरह से लिंग वचन, वाक्य में लिंग वचन काल अनुसार परिवर्तन होता है शब्द में, तो उसे कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी जो शब्द आते हैं वो वैसे के वैसे ही आते हैं, मतलब लिंग कौन सा भी हो, वचन कौन सा भी हो या काल कौन सा भी हो, इसका परिवर्तन नहीं होता, तो इसे कहा जाता है अविकारी। सो परिवर्तन होने वाले शब्द जो होते हैं लिंग वचन काल के अनुसार,
उसे अविकारी कहा जाता है। और परिवर्तन नहीं होते हैं लिंग वचन काल के अनुसार, इन शब्दों को अविकारी कहा जाता है। सो विकारी में पहला था संज्ञा, जिसे मराठी में कहते हैं नाम, दूसरा था सर्वनाम, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ठीक है, तो संज्ञा के भी प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। संज्ञा के भी प्रकार होते हैं, जिस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से इसके 5 प्रकार होते हैं। तो क्या होते हैं बेसिक मैं आपको बताती हूँ। देखो, संज्ञा, संज्ञा मतलब एक विशेष व्यक्ति हो, प्राणी हो, वस्तु हो, पदार्थों को हम नाम देते हैं। तो उस दिए गए नाम को या दिए गए शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में खाली नाम आते हैं। मतलब भारत मेरा देश है, इसमें देश का नाम कौन सा है? भारत। सो भारत ये आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से मुंबई मेरा शहर है, तो कौन सा शहर है? मुंबई। तो बेसिक नाम ही, पर्टिकुलर नाम है उसका, संज्ञा है उसकी, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जाति का बोध होता है प्राणी, पदार्थ, वस्तुओं के बारे में। जिस तरह से मुंबई मेरा शहर है, इसमें शहर, बहुत सारे शहरों को शहर कहा जाता है। सो शहर की मतलब शहरों की जो बहुत सारे शहर है, उनकी जो जात है, जाति का बोध किया गया है। जिस तरह से प्राणियों के भी नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मेरा भारत मेरा देश है, इसमें भारत तो व्यक्तिवाचक आता है, देश बहुत सारे देश आते हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया आता है, अमेरिका आता है, तो उसको हम कंट्री या देश कहा जाते हैं। तो जाति, देश, नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस तरह से भारत है, सो जातिवाचक संज्ञा में प्राणियों को भी प्राणियों का भी उल्लेख किया जाता है। जैसे कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो। तो उस तरह से हम महाराष्ट्र के भी कुत्ते को कुत्ता ही कहते हैं, और पंजाब का हो तो उसे कुत्ता ही कहते हैं। सो उसके पर्टिकुलर जाति का बोध उसका हुआ है। तो रॉकी वगैरह ये तो हमारे घर के नाम होते हैं, जो हम प्यार से उनको देते हैं। सो पर्टिकुलर इसमें नाम आता है जाति का, विशेष जाति का बोध किया जाता है। जिस तरह से अखबार, बहुत सारे अखबार होते हैं, महाराष्ट्र टाइम्स होता है, लोकमत होता है, पुरारी होता है। सो ये जो नाम आते हैं व्यक्तिवाचक में जाते हैं, और जातिवाचक में तो अखबार ही आता है। पुस्तक, आपके साथ पुस्तक हो या किताब, बहुत सारे किताब आपके पास है, भूगोल की हो या फिर हिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो। ये जो मैथ, साइंस, मराठी, ये नाम है, लेकिन किताब को जातिवाचक ही कहलाते हैं। सो बहुत सारे किताब हो, किताब को किताब ही कहा जाता है, नाम से उसे अलग कहा जाता है। नाम से उसे क्या करते हैं हम, अलग अलग उसे रखते हैं। तो मराठी के अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, उसी प्रकार के। इसके बाद भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में भाव मतलब इसमें गुण, अवस्था का बोध होता है। जैसे बचपन होता है, अच्छाई होती है, गुणों का वर्णन भी कहा जाता है इसमें। तो गुण, अवस्था और भाव मतलब इसमें अहिंसा हो या क्रोध हो या प्यार हो, ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव माने लिक्विड, इसे लिक्विड कहा जाता है। इस संज्ञा में ना कि लिक्विड या द्रव के पदार्थ का बोध होता है, इसके अलावा बहुत सारे पदार्थ, जिस तरह से खाद्य पदार्थ होते हैं, फलों के नाम होते हैं, मिठाइयों के नाम होते हैं, इसमें मिट्टी भी आती है, रेत भी आता है, बहुत सारे नाम। इसमें पानी आता है, पानी तो ऑब्वियसली लिक्विड है, शरबत आता है, दूध आता है। सो द्रव्य के द्रव्यवाचक संज्ञा में ना कि द्रव्य के पदार्थों का बोध होता है, इसके अलावा इन सभी पदार्थों का, जिस तरह से खाद्य पदार्थ हो, अनाज हो, गेहूं, चावल हो, इनके नाम भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा आता है। समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या? समूह का बोध होता है। जैसे समूह मतलब ग्रुप, जिस तरह से प्राणियों का ग्रुप हो, कुत्तों की टोली हो, कक्षा, हमारी कक्षा मतलब डिवीजन, वर्ग। सो बहुत सारे लोगों, एक ही व्यक्ति का बोध नहीं होता, बहुत सारे लोगों का बोध होता है, तो वो समूह कहलाता है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण है, जिस तरह से टोली है, कुत्तों की टोली, झुंड है, पुस्तक का बंडल है, तो ढेर
ढेर है। सो बहुत एक से अधिक जाति के लोगों का बोध हो या एक से अधिक लोगों का एक विशिष्ट नाम से उसे कहलाते हैं समूह, ग्रुप, टीम। तो उसे समूहवाचक संज्ञा ही कहते हैं। तो ये हो गए संज्ञा के 5 प्रकार। सर्वनाम भी कहा जाता है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से मैं मेरा नाम नहीं लेती हूँ लेकिन मैं बोलती हूँ ना मैं आपको पढ़ाऊंगी, सो इसमें मैं जो आया है, मैं ये आ गया है सर्वनाम। आपको मतलब पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का नाम मैंने नहीं लिया है, सबका ही लिया है, सो ये भी आ गया है सर्वनाम। सर्वनाम में भी प्रकार होते हैं। सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, सुनने वाला व्यक्ति हो, बोलने वाला व्यक्ति हो, उसे सर्वनाम उसमें होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है कि निश्चित जानकारी होती है सर्वनाम के बारे में कि यह मेरा भाई है, सो यह आ गया सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित जानकारी नहीं होती है, जिस तरह से मेरी किताब किसी ने चुरा ली, सो किसी ने, ये आ गया सर्वनाम। मेरी पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने का बोध होने वाले सर्वनाम को सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक आता है कि एक से ज्यादा अगर सर्वनाम इस्तेमाल किए जाते हो और वो सर्वनाम एक दूसरे के साथ संबंध दिखलाते हैं तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये निजवाचक एक सर्वनाम जिसमें खुद के बारे में, जैसे स्वयं, खुद, आप से, तो इस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण इस सर्वनाम में आते हैं। विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम, इनके बारे में विशिष्ट जानकारी देने वाला शब्द होते हैं। इसमें भी प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। गुण के बारे में अगर बताते, जैसे ये सुंदर फूल है, सुंदर विशेषण कहा गया है तो उसे विशेषण कहते हैं। गुण के बारे में संख्या अगर होती हो कि मुझे 3 भाई है, तो इसमें 3 आ गया संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में क्या होते हैं? मापतोल की मात्रा होते हैं। मापतोल मतलब आप बाजार में जाते हो, माँ कहती है आपको कि दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, तो आप दूध वाले भैया को कहते हैं ना मुझे दूध चाहिए, तो आपको वो बोलता है कितना दूध दो, कितना लीटर दूध दो, तो आप बोलते हैं आधा लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर। सो जो लीटर है, जो उसका माप है, यूनिट है, उसके आप बोलते हैं, तो वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। सार्वनामिक विशेषण भी आता है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? विशेषण होने के बावजूद भी हमें उसे सर्वनाम कहलाते हैं या सर्वनाम दिखाई देना पड़ता है। सो वो सर्वनाम संज्ञा के बाद पहले आता है, वो सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं। क्रिया मतलब क्या? वाक्य के अंत में अगर एक कौन सा भी वाक्य हो, उस वाक्य के अंत में अगर शब्द दिया नहीं जाता हो तो वो वाक्य अर्थपूर्ण नहीं कहलाता। सो क्रिया मतलब क्या कि वाक्य के अंत में जो शब्द आता है जो वाक्य को अर्थ देता है, सो उसे कहते हैं क्रिया। उसमें भी 2 प्रकार आता है, सकारात्मक, आकारात्मक। तो सकारात्मक में क्या होता है? कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीनों भी आते हैं। आकारात्मक में कर्म ही नहीं आता। तो उसे बहुत सारे प्रकार आपने 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं आप वही रिपीट करते हो, तो उसी प्रकार के ये आते हैं। हर 2-2 मार्क के लिए आपको आते हैं कि दिया गया वाक्य हो, उसमें से संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन से है, विशेषण कौन से है, उनकी जोड़ियां लगाओ, उन्हें ढूंढ कर लिखो। सो आप अगर बेसिक, जो मैं बोलती हूँ बेसिक से आप शुरुआत करोगे तो ये पक्का हो जाएगा। तो ये बहुत इजी प्रश्न पूछते, बहुत ही साधारण सरल प्रश्न पूछते हैं, बहुत ही सीधा होता है। अगर आ गया आपको तो आप कभी भी इसका उत्तर छोड़ो मत, लिखो ही लिखो। सो अविकारी के भी मैंने पिछले बार बताया था। क्रिया विशेषणाव्यय, फिर से रिपीट करती हूँ, क्रिया विशेषणाव्यय में क्या होता है, ना कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी होती हो, वो क्रिया कब, कहाँ, कैसे, इसमें रीति, परिमाण, काल, स्थान भी क्रिया विशेषणाव्यय में कहलाते हैं। उसके बाद क्या हो? इसके बाद है संबंध सूचक। जिस तरह से मैंने वाक्य में के, की, को शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं संबंध सूचक या संबंध बोधक भी कहा जाता है, अव्यय कहलाते हैं।
समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला काम जिस शब्द करता है उस शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब जिस तरह से मैंने बताया था कि विस्मयादि बोधक मतलब मन की भावना व्यक्त करने वाला शब्द, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। सो ये शब्द भेद के दो मुख्य प्रकार है। कभी कभी 2 मार्क के लिए भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि शब्द भेद के 2 प्रकार कौन से हैं, वो उसके नाम बताओ। तो संज्ञा अगर आई वाक्य में तो आपको संज्ञा किस तरह से होती है, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये बेसिक आज मैंने आपको सिखाया था। तो ये चार्ट आप लिखो। ठीक है, इसके बाद एक बेसिक आपको बताती हूँ वचन। वचन क्या होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे मराठी में एक वचन आणि अनेक वचन का बोलतात, पण हिंदी मध्ये बहुवचन बोललं जातं। सो बहुवचन, सो क्या होता है, एक वचन हो उसे बहुवचन में परिवर्तन करना हो तो किस तरह से करना चाहिए, ये बेसिक ही मैं आपको देती हूँ। ये भी कभी कभी गद्दाश के नीचे पूछे जाते हैं प्रश्न कि दिए हुए शब्दों का बहुवचन लिखो। सो बहुवचन किस तरह से लिखना चाहिए ये आज बताती हूँ, जितना हो सके उतना बताती हूँ, बाद में तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसका बात है वचन। देखो ये बहुत ही सीधे साधे या हुए ये आपने पढ़ाया है, लेकिन इसकी हिंट किस तरह से होती है ये खाली बताती हूँ, क्योंकि छात्राएं जो होते हैं ये इसे कभी कभी दिक्कत होती है उन्हें पहचानने में या करने में एक वचन का बहुवचन। तो अगर हिंट से आप याद रखोगे तो ये कभी गलत नहीं होगा। वचन देखो, अभी वचन एक वचन हो या बहुवचन हो, परिवर्तन किस तरह से होना चाहिए ये बताती हूँ। बहुवचन का एक वचन करना इजी है, लेकिन एक वचन का बहुवचन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले क्या करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंगी शब्द। पुल्लिंगी शब्द मतलब क्या, पुरुष जाति का बोध हो उसे कहते हैं पुल्लिंगी शब्द, और स्त्रीलिंगी शब्द मतलब स्त्री जाति का बोध हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंगी शब्द। सो कभी भी आपको वचन बदलना हो, परिवर्तन करना हो, तो आपको दिया हुआ जो शब्द है वो शब्द पुल्लिंगी है या स्त्रीलिंगी है ये पहले आपको पहचानना होगा। देखो अभी मैं पुल्लिंगी शब्दों से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो पहले लिखती हूँ फिर बताती हूँ पुल्लिंगी शब्द।
अभी मैंने पुल्लिंगी शब्द से स्टार्ट करती हूँ। अकारणा शब्द दिया हुआ हो, जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया है बालक, बालक शब्द पुल्लिंगी है, बालिका शब्द स्त्रीलिंगी है, बराबर। सो दिया हुआ शब्द है और उस शब्द को उन्होंने कहा है वचन इसका बदलो। सो बालक एक वचन है, इसका बहुवचन हमें करना है, लेकिन बहुवचन करते समय हमें याद क्या रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। दिया हुआ शब्द पुल्लिंगी है स्त्रीलिंगी है, ये पहले आपको ढूंढना है। हाँ, दिया हुआ शब्द तो पुल्लिंगी है, बराबर। उसकी बाद की स्टेप क्या होती है, इस शब्द का उच्चार, लास्ट का अंत का उच्चार अ आना चाहिए। इस तरह से बालक, क का उच्चार अंत में अ आता है, तो अकारणा दिया हुआ है शब्द का, पुल्लिंगी शब्द का वचन अ ही कारणात रहना चाहिए, मतलब बालक का बहुवचन बालक ही रहता है, उसका बहुवचन नहीं होता या बहुवचन अलग नहीं होता। फिर से कहती हूँ, वचन बदला हो, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको एक क्या करना है, दिया हुआ शब्द स्त्रीलिंगी है या पुल्लिंगी है ये आप पहले ढूंढना है। तो दिया हुआ शब्द पुल्लिंगी है, उसका अंत का उच्चार अगर अ आता है तो उसका परिवर्तन कहाँ कैसे होता है, अ में ही होता है, मतलब बालक का परिवर्तन बालक ही रहता है। दूसरा है आकारना शब्द, मतलब अंत का उच्चार आ आना चाहिए पुल्लिंगी शब्द का, तो उसका बहुवचन किस तरह से होता है ये बताती हूँ। अगर आकारना शब्द हो तो उसका उच्चार ए कारण में या ए में होना चाहिए या फिर मात्रा देनी चाहिए। देखो उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जिस तरह से झोंका, झोंका शब्द पुल्लिंगी शब्द है, आ झोंका, आ का उच्चार हुआ है, आ कारणात आया है, सो उसका परिवर्तन या उसका बहुवचन कैसे होगा, ए कारणात होना चाहिए, मतलब झोंका का झोंके। अभी आप बोलोगे कि मैम ने ए नहीं लिया है, ए का उच्चार आना चाहिए, ए नहीं लिखना है आपको, क्या करना चाहिए, पुल्लिंगी शब्द हो उसका अंत का उच्चार आ हो तो उसका बहुवचन ए या उसे मात्रा देनी चाहिए। सो झोंका अगर हो तो उसे आता है झोंके, गंजा हो तो गंजे, ए, सो ए आता है इसमें। तो वचन की हिंट ऐसे याद रखनी है आपको कि पुल्लिंगी शब्द हो और उसका उच्चार अ हो तो उसका बहुवचन वैसे का वैसा ही रहता है। अगर आ शब्द का उच्चार हो पुल्लिंगी शब्द में तो उसका परिवर्तन वो जो काना जो बोलते हैं मराठी में, वो काना छोड़ के हमें कहते हैं मात्रा देनी है उसे, सो झोंका का झोंके। इसके बाद का बताती है देखो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। बाद में ये कंटिन्यू मैं करूंगी वचन एक वचन का बहुवचन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, रिवीजन भी देखी थी, क्या क्या मैंने सिखाया वो। उसके बाद हमने देखा था विराम चिन्ह विथ, मैंने आपको एग्जाम्पल उदाहरण भी दिया था।
इसके बाद मैं लिंग वचन वचन का मैंने ये 2 पार्ट आपको आज बताए थे। इसके बाद के कंटिन्यू करूँगी लेक्चर, जब कभी भी होगा लिंग के भी बताऊँगी। सो जो बेसिक है, ये जो हिंट है, ये हिंट के द्वारा आपका वचन कभी भी नहीं चूक सकता है। तो आप हिंट के द्वारा ही ग्रामर याद रखो, व्याकरण विभाग याद रखो, और डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आप प्रैक्टिस करो। तो आज का मैं एक होमवर्क देती हूँ आपको। होमवर्क क्या होगा, आपके पास पाठ्य पुस्तक है बराबर, सो उसमें कोई भी आप पाठ चुन सकते हो। उस पाठ जो भी परिच्छेद हो उस गद्याश में से वो एक परिच्छेद आप उसे ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें जिस जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया है, उस चिन्ह का नाम और वो कौन सा चिन्ह है, ये आपको लिखने हैं चार्ट के द्वारा। सो नाम और चिन्ह लिखना है। कोई भी आपका पाठ, आप कोई भी पाठ चुन सकते हो, कोई भी परिच्छेद चुन सकते हो, और चुनने के बाद जो भी कुछ इसमें परिच्छेद में विराम चिन्ह है, वो आप उसके नाम भी चिन्ह के साथ लिखो। ये आज का आपका होमवर्क है। तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे। डेली व्याकरण विभाग का कौन सा भी प्रश्न हो, आप जो भी मैंने सिखाया था वो आप सॉल्व करते रहोगे। तो डेली आप व्याकरण विभाग याद करो रात के समय। तो ये उसके बाद का जो लेक्चर है ये कंटिन्यू करती हूँ। सो आज का लेक्चर ये खत्म होता है। धन्यवाद।